नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं सुमित अवस्थी। आपने डंकी शब्द तो सुना ही होगा, डी फॉर डंकी। अंग्रेजी में गधे को डंकी कहा जाता है। गधे बहुत मेहनती होते हैं, उनके प्रति पूरा सम्मान है। इन दिनों एक फिल्म भी डंकी नाम से खूब चर्चा में है। राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बनी फिल्म डंकी में शाहरुख खान, तापसी पन्नू और बमन ईरानी जैसे नामी गिरामी कलाकार हैं। फिल्म जितनी कॉमेडी ड्रामा है, उतना ही एक बहुत गंभीर मुद्दे की ओर इशारा भी करती है। अवैध तौर पर दूसरे देशों में बसने के सपने का मुद्दा, जिसके चलते हजारों लोग अपनी जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। ये लोग अक्सर डंकी फ्लाइट का सहारा लेते हैं। ये डंकी फ्लाइट क्या है? ये वो विमान होते हैं जो सपनों के मारे ऐसे हजारों लोगों को उन तीसरे देशों में ले जाते हैं जहां से वो अपने सपने के देशों में अवैध तौर पर घुस पाएं। अमेरिका, कनाडा और यूरोप के कई देश ऐसे लोगों के सपने में होते हैं, उनका फाइनल डेस्टिनेशन होते हैं। आज तड़के 4 बजे फ्रांस से मुंबई लौटी ऐसी ही एक फ्लाइट को डंकी फ्लाइट कहा जा रहा है। यह है वो चार्टर्ड विमान A340 जो रोमानिया की कंपनी द लेजेंड एयरलाइंस का है। इसे 5 दिन पहले फ्रांस की एजेंसियों ने मानव तस्करी के शक में रोक लिया। विमान में 303 यात्री सवार थे, इनमें से ज्यादातर भारतीय थे। यह विमान निकारागुआ जा रहा था और फ्रांस के वेट्री एयरपोर्ट पर रीफ्यूलिंग के लिए उतरा तो एक खुफिया खबर के आधार पर उसे फिर वहीं रोक लिया गया। विमान 4 दिन फ्रांस में रुका रहा। फ्रांस की सरकार ने प्रारंभिक जांच के बाद इस सिलसिले में भारत सरकार से संपर्क किया तो फ्रांस में भारत के दूतावास के अधिकारियों ने भी मामले का संज्ञान लिया। दोनों ही पक्षों के बीच बातचीत और जरूरी जांच के बाद इस विमान को कल फ्रांस से भारत रवाना कर दिया गया और आज तड़के करीब 4 बजे यह मुंबई एयरपोर्ट पर उतरा। लेकिन इस विमान में 303 की बजाय 276 यात्री ही वापस लौटे, जिनमें ज्यादातर भारतीय हैं। एयरपोर्ट पर CISF के अधिकारियों ने इन यात्रियों से पूछताछ की। द लेजेंड एयरलाइंस का यह विमान संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा हवाई अड्डे से मानागुआ और निकारागुआ के लिए रवाना हुआ था। इस विमान को मानव तस्करी की खुफिया जानकारी के आधार पर रोका गया, लेकिन विमान कंपनी द लेजेंड एयरलाइंस ने मानव तस्करी की बात से इनकार किया है। मुंबई उतरने के बाद विमान के यात्रियों को पूछताछ और जरूरी औपचारिकताओं के बाद जाने दिया गया। कोई भी जो शख्स से यहाँ पर से निकले वो सामने आए थे। जब हम लोग उन्हें उनसे जानना चाहा तो उन्होंने कह दिया कि हम फ्रांस से नहीं आए हैं। कोई भी उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। एक जो है सिख युवक है, उन्होंने ज़रूर माना कि हाँ हम वहीं से आए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम बात नहीं करना चाहते हैं। तो कोई भी शख्स उस पर चूँकि बात नहीं किया, इसलिए सवाल अभी तक बना हुआ है कि कैसे इतनी बड़े संगठित तरीके से मानव तस्करी हो रही है कि पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों से जो अभी तक कुछ पंजाब के सिख युवक मिले हैं, गुजरात के कुछ युवक मिले हैं, कुछ दक्षिण भारतीय भी बताए जा रहे हैं। तो ये जो लोग हैं, कैसे कौन इन्हें एकत्रित कर रहा है और कैसे अवैध तरीके से पैसे देकर ये बिना किसी दस्तावेज के विदेश जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जाके विदेशों में जाके कहीं से कहीं बच सके। और इतनी बड़ी जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि साजिश है, इस तरह बड़ा ऑर्गेनाइज सिंडिकेट है कि दुबई से एक चार्टर प्लेन किया जाता है रोमानिया के लेजेंड एयरलाइंस का, और उस चार्टर प्लेन के जरिए 303 लोगों को भरकर दुबई से निकारागुआ ले जाया जाता है। हालांकि भनक लग गई कुछ सुरक्षा एजेंसियों को जब बैटरी एयरपोर्ट पर विमान उतरा था ईंधन लेने के लिए, और तब उसकी जांच की गई तो ये मामला सब सामने आया है। इस बीच फ्रांस सरकार का कहना है कि विमान के 27 यात्रियों ने फ्रांस में शरण मांगी थी, इसीलिए उन्हें वापस नहीं भेजा गया। उन्हें पेरिस के चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट के स्पेशल जोन में भेज दिया गया है। इनमें 21 महीने का एक बच्चा और कई अन्य बच्चे भी थे, जिनके साथ कई अभिभावक नहीं थे। शुरू में यह खबर आई कि विमान में सवार यात्रियों का आखिरी मकसद अमेरिका था, लेकिन समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक फ्रांस के अधिकारियों ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। फ्रांस सरकार इस विमान के यात्रियों का अंतिम मकसद जानने की कोशिश में है। इस सिलसिले में फ्रांस में न्यायिक जांच भी शुरू हो चुकी है, जिसके तहत ये पता किया जाएगा कि क्या कोई संगठित आपराधिक गुट विदेशियों को किसी देश में अवैध तौर पर भेजने में
मदद कर रहा है। दरअसल किसी विकसित देश में बसने का सपना भारतीय समाज में इतना गहरा बैठ चुका है कि कई लोग किसी भी तरह वहां पहुंच जाना चाहते हैं, बाय हुक और बाय क्रुक, गलत तरीकों से, अवैध कागजात से, मोटे पैसे का चंदा देकर इन तमाम ट्रैवल एजेंट्स को। उसके लिए वो अवैध तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। इन लोगों को वहाँ भारत से बेहतर भविष्य नजर आता है, तभी वो पश्चिमी देशों की ओर भागते हैं। ऐसे हजारों लोग भारत में सरकारी एजेंसियों को चकमा देकर अपने कागजात बनवाते हैं और दूसरे देशों का रुख करते हैं। फिर वहाँ की भी एजेंसियों की निगाहों से बचते हुए उन देशों में चले जाते हैं। ऐसे कई लोग पकड़े जाते हैं, वापस भारत भेज दिए जाते हैं या उन पर फिर दूसरे देशों की जेलों में भेज दिए जाते हैं। कई लोग चोरी छुपे उन देशों में रहने भी लगते हैं। अमेरिका ऐसे लोगों का पसंदीदा देश है जहां पहुंचने के लिए कई अवैध रास्ते अपनाए जाते हैं। कई संगठित गिरोह इस काम में सक्रिय हैं। मैक्सिको के रास्ते अमेरिका में प्रवेश करने वालों की तादाद सबसे ज्यादा है। अमेरिका की दक्षिणी सीमा मैक्सिको से लगती है। मैक्सिको से हजारों लोग काम करने के लिए अमेरिका आते जाते हैं और मानव तस्कर उसी का फायदा उठाकर कई देशों के लोगों को अवैध तौर पर सीमा पार कराकर अमेरिका में भेजने की कोशिश करते हैं। जानकारों के मुताबिक भारत से अमेरिका का वीजा मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसे में कई संगठित गिरोह ऐसे लोगों को खाड़ी देशों या यूरोप के देशों में ले जाते हैं। यहां से दूसरे गिरोह इन लोगों को दक्षिण अमेरिका के किसी देश में ले जाते हैं, जैसे कि इस केस में हुआ, निकारागुआ ले गए। फिर वहां से कोई और गिरोह उन्हें थामता है और फिर गहरे समुद्र के खतरनाक रास्ते से होते हुए मैक्सिको की दक्षिणी सीमा पर पहुंचा देता है। दक्षिणी मैक्सिको से ये गिरोह उन लोगों को चोरी छुपे लेकर उत्तर मैक्सिको तक पहुंचते हैं। उत्तर मैक्सिको से अमेरिका की दक्षिणी सीमा लगती है और यहां से लोगों को अवैध तौर पर अमेरिका में भेजने की कोशिश होती है। इस मैप के जरिए हमने आपको वही समझाने की कोशिश की है कि कैसे ये डंकी रूट का पालन किया जाता है। लेकिन ये सब कुछ आसान नहीं होता। इन लोगों को जिन रास्तों से गुजरना पड़ता है वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। ऐसे लोगों की भूखी प्यासी भीड़ को बिहड़ों, जंगलों, नदियों से होकर गुजरना पड़ता है और इस रास्ते का काफी हिस्सा पैदल भी सफर करना पड़ता है। ये जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं वो ऐसे ही कई देशों के लोगों की हैं जो हाल में मैक्सिको से अमेरिका जाने की अवैध कोशिश करते हुए पकड़े गए थे। ऐसे कई लोगों की तो रास्तों में ही मौत भी हो जाती है और ऐसी कई खबरें तो दुनिया के सामने आ भी नहीं पाती, क्योंकि ये पूरा काम इतने गोपनीय तरीके से किया जाता है। ऐसे हजारों लोग हर साल इस कोशिश में पकड़े भी जाते हैं। कई लोग कनाडा के रास्ते भी अमेरिका पहुंचने की कोशिश करते हैं। कनाडा की दक्षिणी सीमा अमेरिका की उत्तरी सीमा से लगती है। इस बेहद ठंडे इलाके में कई बार इन लोगों के साथ बहुत गंभीर हादसे भी हुए हैं। आपको याद दिलाएं, पिछले साल जनवरी के महीने में ही खबर आई थी कि गुजरात के एक परिवार के 4 लोगों की इसी कोशिश में मौत हो गई थी। अमेरिका कनाडा सीमा को पार करने की कोशिश में ये परिवार एक बर्फीले तूफान की चपेट में आ गया था। ठंड से पति पत्नी और 2 बच्चों की कनाडा की सीमा के अंदर ही मौत हो गई थी। उनके शव बॉर्डर से महज 13 गज दूर पड़े मिले। गुजरात सरकार ने उस समय इस मुद्दे पर चिंता भी जताई थी और कहा था कि अक्सर भारत में नौकरी के अच्छे मौके न मिल पाने पर लोग अवैध तौर पर दूसरे देशों में जाने पर उतारू रहते हैं। इस पूरे मुद्दे पर हमने बात की आईबी के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर यशोवर्धन आजाद से। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो एमिग्रेशन है यहाँ से, और वो भी अवैधानिक तरीके से, ये तो 1950 से ही चल रहा है। क्योंकि हर व्यक्ति वहाँ जाना चाहता है जहाँ की वो अच्छा पैसा कमा सकता है, अच्छी जगह है। तो इसलिए प्रोफेशनल्स तो अलग से जाते हैं वैधानिक रूप से, लेकिन इस तरह के लोग कैसे जाएं, तो उनके लिए विभिन्न तरह के एजेंट्स रहते हैं। और बल्कि मिनिस्ट्री ने 3000 ऐसे जो अवैधानिक रूप से जाने वाले इलीगल एजेंट्स हैं, उनके नाम पोर्टल पे दिए हैं। और ये सभी स्टेट्स को दिया गया है कि आप ये बताएं लोगों को कि इनसे संपर्क स्थापित करके बाहर नहीं जाएं।
तरह तरह तरीके हैं, ये इन्हें बताते हैं वहाँ पे कि जब ये जाएंगे तो इन्हें नौकरी मिलेगी। ये भी बताते हैं कि वहाँ जाके आपको कुछ दिन के बाद अपने आप अपनी आप व्यवस्था कर लेंगे, और इस तरह के झांसे देकर जाते हैं। पंजाब में इस पे एक शोध किया था वहाँ के डीजी रैंक के अधिकारी भावरा ने ही, और उसने ये कहा था कि यूरोपियन यूनियन में करीब 1800 इस तरह के लोग हर साल जाते हैं। उन्हें सिर्फ ये बताया जाता है, तरह तरह के झांसे दिए जाते हैं कि आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, लेकिन इतना पैसा आपको पहले देना पड़ेगा। और वहां पे केसेस भी कितने दर्ज किए गए हैं जो लोग नहीं जा सके। तो इसलिए ये तरीका तब तक चलता रहेगा। एक तो अंकुश लगाना बहुत आवश्यक है इन एजेंट्स पे, लेकिन जब तक खुद जो जाने वाले हैं इस पे थोड़ी सी गहन चिंतन नहीं करेंगे, बेचारे गरीब लोग हैं, वो कर भी नहीं सकते, तो उनके परिवार वाले इसके लिए एक टेलीविजन पे तरह तरह से एक सरकार को ये बात पहुंचानी पड़ेगी लोगों पे कि ये जो एजेंट्स हैं ये आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। मैं समझता हूँ यही तरीका है इस पे अंकुश लगाने का। दूसरी समस्या ये है कि जो लोग बाहर पहुंच गए हैं, अब उनके सामने समस्या आ रही है कि मान लीजिए उनको उस देश ने वहां पे उनको पकड़ दिया है, तो ऐसे में जब भी ऐसे व्यक्ति जो हैं उनका डेटा वो पकड़ने का नहीं भेजते हैं हमारे एम्बेसी को, तो हमें पता नहीं लगता। लेकिन अगर कोई वहां गिरफ्तार होता है तो उसकी जानकारी हमारे एम्बेसी को जाती है। एम्बेसी कॉन्सुलर एक्सेस लेता है, उनको सब चीज की सहायता करता है। एक इंडियन काउंसिल ऑफ वेलफेयर भी है जिससे पैसा वहाँ के एम्बेसडर साहब देते हैं, चाहे वो कानूनी मदद हो चाहे जो भी मदद हो। लेकिन जहां तक ले जाने का प्रश्न है, ये तो उसी पे निर्भर करता है कि लोग कैसे हैं। लोग बिल्कुल बेचैन हैं जाने के लिए, क्योंकि वो समझते हैं कि उनकी जिंदगी बेहतर होगी, वहां पे उन्हें मजदूरी भी बेहतर मिलेगी। वहां जाने के बाद जब वो उस व्यवस्था में नहीं फिट होते हैं तब उन्हें बड़ी परेशानी होती है। इसी सिलसिले में राज्यसभा में इसी महीने एक सवाल उठाया गया जो अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर भारतीयों के प्रवेश के मुद्दे पर था। अपने जवाब में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के आंकड़े के आधार पर कहा कि इसी साल अमेरिकी अधिकारियों के सामने करीब 1 लाख भारतीयों के अवैध अप्रवास के केस आए हैं। उन्होंने बताया कि इतनी तादाद में भारतीयों के गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में घुसने की कोशिश का ये चलन पिछले 4 साल में काफ़ी बढ़ गया है। आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं। अब आपको एक ग्राफ दिखाते हैं। इस ग्राफ को देखिए। एक दशक पहले तक 1500 अवैध भारतीय अप्रवासियों को अमेरिका के सीमा अधिकारियों ने रोका था। इसके बाद के सालों में यह आंकड़ा बढ़ता रहा, लेकिन 2019 तक 10,000 से कम ही रहा। लेकिन 2020 से ऐसे भारतीयों की तादाद काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। 2023 में यह आंकड़ा 96,917 तक पहुंच गया। पिछले 4 साल में आप देख सकते हैं ग्राफ कितनी तेज़ी से ऊपर चढ़ रहा है। अमेरिका में अगले साल राष्ट्रपति चुनाव हैं, जिनमें अवैध अप्रवासियों का मुद्दा काफ़ी प्रमुखता से अमेरिका के मतदाताओं के बीच उठ रहा है। पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के संभावित उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को जिम्मेदार बताते हैं और कहते हैं कि उन्होंने इमिग्रेशन से जुड़ी कई नीतियों को बदल दिया है। अमेरिका की सीमा में अधिकतर अवैध घुसपैठ दक्षिण पश्चिम सीमा से होती आई है, जो कि अमेरिका और मैक्सिको का बॉर्डर है। 2023 में अमेरिका में अवैध तौर पर घुसने वाले 77% लोगों को इसी सीमा से पकड़ा गया। लाल रंग से जो ग्राफ आप देख रहे हैं वो उन लोगों का है जो मैक्सिको की सीमा से अमेरिका में घुसने की कोशिश करते पकड़े गए। 2023 में तादाद अब तक 24,75,669 रही, जबकि नीले रंग का ग्राफ उन अवैध अप्रवासियों का है जो कनाडा की सीमा से अमेरिका में घुसने की कोशिश करते पकड़े गए। ऐसे लोगों की तादाद कुल अवैध अप्रवासियों की 6% है। 2023 में इस सीमा से 1,89,402 लोग घुसते हुए पकड़े गए थे। मैक्सिको की ही सीमा से भारतीयों के अवैध प्रवास के मामले सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं, लेकिन हाल ही में उत्तरी सीमा यानी कनाडा से भी अमेरिका में अवैध तौर पर घुसने वाले भारतीयों की तादाद बढ़ी है। 2014 में ये 100 से कम थी, जबकि 2023 तक ये 30,010 पर पहुंच गई। इसे आप नीले रंग के ग्राफ से देख सकते हैं। लाल रंग का ग्राफ मैक्सिको की सीमा से
अमेरिका में अवैध तौर पर घुसने की कोशिश करने वाले भारतीयों का है। 2023 में अब तक ये तादाद 41,789 रही है। हालांकि अवैध तौर पर अमेरिका में घुसने वाले भारतीयों की तादाद बढ़ी है, लेकिन अमेरिका में इस तरह घुसने वाले कुल अप्रवासियों की तुलना में ये काफ़ी कम यानी 3% ही है। दूसरे देशों के लोग इसमें भारत से आगे हैं। अमेरिका में घुसने वाले सबसे ज़्यादा अवैध अप्रवासी मैक्सिको के होते हैं, लेकिन भारतीयों की तादाद भी बहुत ज़्यादा हो रही है। इसी बारे में और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हैं एक प्लेसमेंट एजेंसी कॉलेजिफाई के संस्थापक और डायरेक्टर आदर्श खंडेलवाल। उनकी संस्था विदेशों में भारतीय छात्रों को पढ़ने के लिए भेजने में मदद करती है और उनके सामने भी ऐसे मामले आते हैं जहां लोग अवैध तरीके से बाहर जाना चाहते हैं। आदर्श खंडेलवाल जी, आप खुद इमिग्रेशन से जुड़े हैं। अवैध अप्रवास के इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? क्यों अवैध तौर पर विदेश जाने के मामले लगातार इन सालों में बढ़े हैं? आज के दिन में भारत देश में छोटे शहर में बहुत इंटरेस्ट आया है इंटरनेशनल पहुंचने का। कई तरीके का उनका पासपोर्ट या फाइनेंशियल पेपर वर्क, या आज के दिन में वो फार्मर्स बैकग्राउंड के लोग जो बच्चे हैं वो फैमिली बिजनेसेस में नहीं जाके, ट्रेडिशनल काम नहीं करके, उनको ये दिखाया जाता है कि आप बाहर चले जाओ, आप कनाडा चले जाओ, आप यूके चले जाओ। और आंकड़े हर साल बढ़ते जा रहे हैं। तकरीबन 96,000 भारतीय अभी लास्ट एक साल में रोके गए जो इलीगली घुसने का कोशिश कर रहे थे। एजेंट्स जो होते हैं वो एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं लोकल न्यूज़पेपर्स में, इसके आगे कोई रेगुलेशन नहीं है। न्यूज़पेपर में ये दिखा दिया जाता है कि आपको वहां पे $40,000 या 50,000 60,000 कनेडियन डॉलर का आपको नौकरी दे दिया जाएगा, जो तकरीबन INR में 25 लाख या 35 लाख रुपए का ओवरऑल नंबर होता है, जो एक फेक नंबर है, क्योंकि वहां पे एक्सपेंस भी उसी तरीके से होता है। दूसरा, इंग्लिश लैंग्वेज का जो प्रोविजन है, IELTS एग्जाम या TOEFL एग्जाम, ये दोनों टेस्ट है और यहाँ पे मिनिमम 6.5 नंबर आंकड़े चाहिए होते हैं आपको लीगली वीजा लेने के लिए, लीगली कोई रिनाउंड यूनिवर्सिटी में दाखिला कराने के लिए। बच्चे इसके बिना जाना चाहते हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग नहीं होते हैं। वो सोचते हैं कि भाई हम लोग पैसा दे दें या कोई एजेंट उनसे अपफ्रंट रुपया मांग लिया जाए। तो भाई कहीं ना कहीं तो बेरोजगारी भी हमारे देश में बहुत तेजी से है, वहां पे वर्क अपॉर्चुनिटी दिखाया जाता है, बट जो दिखता है वही बिकता है। और हमारे देश में दिक्कत क्या है कि ट्रस्ट बहुत जल्दी से हम कर लेते हैं किसी को भी। कोई महिषा महिषा बन जाता है कि भाई हम आपको रास्ता दिखा देंगे, मार्ग दिखा देंगे। तकरीबन 10 से 20,000 एजेंट हैं आज के दिन में जो बहुत ही इलीगली ऑपरेट कर रहे हैं। MBBS एडमिशन का भी बहुत जोर स्कैम चल रहा है देश में कि आपको इंडिया में डॉक्टर नहीं बन सकते, आप यूक्रेन चले जाइए। यूक्रेन का जब वॉर हुआ तभी भी तकरीबन 25,000 इंडियंस को वापस आके ऊबर ड्राइवरी करनी पड़ी। मिस्टर खंडेलवाल, ये बताइए क्या हमारे देश के कानून कमजोर होने के कारण ऐसे मामले बढ़ रहे हैं? इसे रोकने के लिए किस तरह के कदम अब उठाने की जरूरत है ताकि और भारत की नाक ना कटे? देखा जाए तो अभी ना की ना ही कोई लॉ है, क्योंकि वो इलीगली कैश में पैसा ले लेते हैं। और जो लोग बाहर चले गए उनको वहां पे ये सिखा दिया जाता है, स्टूडेंट्स को या लोगों को, ही जाके वहां पे असाइलम का रूट ले ले। कुछ ना कुछ इंटरनेशनल लॉज ऐसे हैं कि असाइलम का रूट लेते ही उनका इंडियन पासपोर्ट सरेंडर हो जाता है और वो वहीं पे फंस जाते हैं। तो जो वहां के हैं और यहाँ के नहीं है, तो उन यहाँ के लोगों को कुछ आप लीगली बोल ही नहीं सकते। और कोई एजेंट्स अभी कनाडा में कई एक आध एजेंटों का नाम आया था, बट वो उस टाइम पे जब तक उनका नाम आया और वो स्कैम किए, वो ऑलरेडी इंडिया से निकल चुके थे और वो फरार हो चुके थे। तो इनका अब लीगली गवर्नमेंट को हम जैसे एजुकेटर्स के साथ काम करना होगा ये समझने के लिए कि क्या वैलिड है। और जो ग्राहक है एट द एंड ऑफ द डे, जो छोटे छोटे शहरों में कैंपेन सुनते हैं और एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि ये जैसे एक एडवर्टाइजमेंट मैंने देखा, बड़ा विचित्र एडवर्टाइजमेंट था कि IELTS ब्राइट 6.5 स्कोर्स के साथ मिल रही है, तो आप अगर इतना रुपया दें तो आपको हम IELTS ब्राइट दे देंगे। तो इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट या जो फेक गारंटीड या ये सब शब्द के अगेंस्ट इन पाबंदी लगाया जाए और कहीं ना कहीं अच्छे क्वालिटी एजुकेशन को ही
प्रोत्साहित किया जाए कि हम इसी को प्रमोट करें। और देखिए, कोई भी जो अच्छे लोग काम कर रहे होंगे, वो आपको कभी भी किसी यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट नहीं बोलेंगे कि आप यहीं जाओ। बहुत बड़ा कमीशन स्ट्रक्चर चल रहा है, करोड़ों रुपए के कमीशन मिल रहे हैं। एक एक एजेंट बिना कोई इन्वेस्टमेंट के 50 से 100 करोड़ रुपया कमीशन में कमा ले रहे हैं। 25-25 हजार एजेंटों का नेटवर्क खड़ा कर दिया गया है। हम स्कूल के डेटाबेस को, इंडिया में एक, इंडिया ऐसा शहर है जहां पे, एक ऐसी कंट्री है जहां पे स्कूल में कोई भी अंदर घुस के पेरेंट से किसी भी तरीके का कुछ भी वहां पे काम किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट को अब इसमें इंटरनेशनल में अच्छे एजुकेटर्स के साथ मिलके समझना पड़ेगा कि पहले क्राइम कैसे हो सकती है, और वो सब चीज को रोकना पड़ेगा। और जो बच्चे कंट्रीज में जाके वहां पे अगर वो लेते हैं असाइलम, तो वो अपना कर दे रहे हैं द एंड। क्योंकि असाइलम लेने पे आप उनकी गवर्नमेंट के मर्सी में लाइफ लॉन्ग रहोगे। ये अभी जो पिक्चर रिलीज हुई है उसमें भी कहीं ना कहीं डंकी, शाहरुख खान जी की, दर्शाया है कि कैसे असाइलम ले लेते हैं। असाइलम लेने से उनको 9-10 लाख रुपए का फीस में कुछ बेनिफिट मिल जाता है। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ऐसा लॉ, ये रेगुलेशन चेंज करने की जरूरत है कि असाइलम हर किसी को ना मिल जाए। ये एक इलीगल तरीका है, और ये गवर्नमेंट ने, विदेशी गवर्नमेंट ने ये चला रखा है। तो लाखों लोग असाइलम के रूट में आज के दिन में बैठे हैं, और उनको किसी भी तरीके से हम लोग अपने कंट्री में ला नहीं सकते, ना उनको लागू कर सकते हैं। तो उन्हीं की मर्जी पे। चलिए, शुक्रिया खंडेलवाल साहब हमसे बात करने के लिए। कुल मिलाकर हमारे देश के कानून लचर हैं। कुल मिलाकर हमारे देश की व्यवस्थाओं को, सरकारों को, प्रशासन को ऐसे इंतजामात करने होंगे कि जब इस तरह की हरकतें ना हो पाएँ। वरना ये बहुत बड़ा धब्बा भी है हमारी साख के ऊपर कि कोई 300 आदमियों से भरा हुआ विमान संगठित तरीके से डंकी रूट के जरिए अवैध तरीके से किसी तीसरे देश की तरफ जा रहा हो, और कोई दूसरा देश उसको पकड़कर वापस हमारे देश में लौटा दे। हमारे देश के कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर, एजेंसियों पर भी सवाल कहीं ना कहीं इस पूरे एपिसोड में खड़े होते हैं। अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में इजराइल के दूतावास के करीब आज शाम 5 बजे के आसपास एक धमाका हुआ। इसके बाद वहां आग लग गई। इजराइल के दूतावास के प्रवक्ता ने खबर की पुष्टि कर दी है। धमाके की जांच के लिए दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंच गई। इजराइल के दूतावास ने कहा कि उसका स्टाफ पूरी तरीके से सुरक्षित है, और इस मामले में सुरक्षा टीमों यानी दिल्ली पुलिस की जांच के साथ मिलकर काम कर रहा है। सूत्रों के हवाले से धमाके की जगह के पास से पुलिस को एक चिट्ठी भी मिली है, जो इजराइल के राजदूत को संबोधित करके लिखी गई है। चिट्ठी के साथ एक झंडा भी मिला है, लेकिन इस बारे में ज़्यादा जानकारी अभी नहीं मिल पाई कि चिट्ठी में क्या लिखा है और झंडा किसका है, किसी देश का है या किसी संगठन का है। गाजा में इजराइल की फौजी कार्रवाई के बीच ऐसा कोई भी धमाका बहुत ही गंभीर बात की ओर इशारा करता है, और ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि धमाका कितना बड़ा था, गंभीर था, और इसे अंजाम देने वालों की मंशा क्या रही होगी। गाजा में इजराइल के हमले को 80 दिन आज हो रहे हैं। गाजा में 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जैसा दावा हमास कर रहा है, और दुनिया भर में इस युद्ध को रोकने की मांग अब तेज होती जा रही है। लेकिन इजराइल अपने बाकी बचे बंधकों की रिहाई और हमास का खात्मा किए बिना इस लड़ाई को रोकने के लिए अभी तैयार नहीं है। इस बीच खाड़ी देश यमन के हूती विद्रोहियों ने एक नई चुनौती खड़ी की है। हूती विद्रोही गाजा में इजराइल की कार्रवाई से नाराज हैं, और इजराइल से दूर तक संबंध रखने वाले किसी भी चीज को वो निशाना बना रहे हैं। हूती विद्रोही अब लाल सागर और अरब सागर से गुजरने वाले कई व्यापारिक जहाज़ों को ड्रोन से निशाना बना रहे हैं। दुनिया का 10% से ज़्यादा व्यापार इसी समुद्री रूट से होता है, और अब तक 15 जहाज़ इन हूतियों के निशाने पर आ चुके हैं। बीते शनिवार को ही भारत आ रहे जहाज़ MV साईं बाबा पर लाल सागर में ऐसा ही एक ड्रोन से हमला हुआ। इसके बाद रविवार को भारत आ रहे एक और व्यापारिक जहाज़ MV कैम प्लूटो को भी ड्रोन से निशाना बनाया गया। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। ये निशाने हूती विद्रोहियों की रणनीति को तो दिखाते ही हैं, समुद्र में भारत के हितों को भी नई चुनौतियां देते दिख रहे हैं। इन दोनों ही हमलों के लिए किसी ने अभी तक जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इन्हें हूती विद्रोहियों की करतूत बताया जा रहा है।
लाल सागर में तो हूती विद्रोहियों की करतूत समझ में आती है, लेकिन अरब सागर में एमवी कैंप प्लूटो पर हुआ हमला ज़्यादा चिंता की बात है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए वो इलाका दिखाते हैं जहां हूती विद्रोही सक्रिय हैं। यह है लाल सागर यानी रेड सी, जहां व्यापारिक जहाज़ों को हूती मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाते हैं। यहाँ यमन में लाल रंग का जो इलाका दिख रहा है उस पर हूती विद्रोहियों का कब्जा है। पीला घेरा 200 किलोमीटर की वो रेंज बता रहा है जहां तक शॉर्ट रेंज की मिसाइल और ड्रोन्स मार कर सकते हैं। अब हम जो आपको यहाँ जिस जगह को मार्क करके दिखा रहे हैं वो 830 किलोमीटर दूर है। ये अरब सागर का वो इलाका है जो हूती विद्रोहियों या ईरान के तट से करीब 800 किलोमीटर दूर है। अरब सागर में यहीं पर व्यापारिक जहाज एमवी कैंप प्लूटो पर हमला हुआ। बड़ा सवाल यह है कि कोई मिसाइल या ड्रोन इतनी दूर किसी जहाज पर कैसे हमला कर सकता है, और अगर इतनी दूर तक हमला होता है तो ये चिंता की बात है। क्या ये हमला भी हूती विद्रोहियों ने ही किया होगा? इसकी अभी जांच चल रही है। अमेरिका इसके पीछे हूती विद्रोहियों और ईरान का हाथ बताता है। भारत सरकार इसकी अलग से जांच कर रही है, लेकिन ये साफ है इस तरह के हमले समुद्र में भारत के हितों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जिस तरह से ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दिनों दिन युद्ध में बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से ये टेक्नोलॉजी ऐसे गुटों के हाथों में भी पहुंच रही है जो आतंक या अपराध से जुड़े हुए हैं। समुद्र में जहाज़ों पर हमले के लिए इनके इस्तेमाल चिंता पैदा करने वाला है। मुंबई में आज देश में ही बने युद्धपोत आईएनएस इम्फाल को नौसेना में शामिल करने के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत सरकार ने एमवी कैंप प्लूटो पर हुए ड्रोन हमले को बहुत ही गंभीरता से लिया है और समुद्र में भारत के हितों की रक्षा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। भारत की बढ़ती आर्थिक और सामरिक ताकत ने कुछ ताकतों को ईर्ष्या और द्वेष से भर दिया है। अरब सागर में हाल में हुए एमवी कैंप प्लूटो पर ड्रोन हमले और कुछ पहले लाल सागर में एमवी साईं बाबा पर हुए हमले को भारत सरकार ने बहुत ही गंभीरता पूर्वक लिया है। भारतीय नौसेना ने समुद्र की निगरानी बढ़ा दी है। जिन्होंने भी इस हमले को अंजाम दिया है उन्हें हम सागर तल से भी ढूंढ निकालेंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं यह आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। दरअसल दुनिया भर में आधुनिक टेक्नोलॉजी ने हथियारों के इस्तेमाल में भी बदलाव कर दिया है। आज ड्रोन्स का इस्तेमाल युद्धों में हो रहा है। यूक्रेन रूस युद्ध में तो कई बार ड्रोन के इस्तेमाल से एक दूसरे को काफी नुकसान पहुंचाया गया है। इजराइल हमास युद्ध के दौरान भी इसका इस्तेमाल दिखाई दिया था। देश अब अपनी सीमाओं की चौकसी और दूसरे की निगरानी और टो रखने के लिए इन ड्रोन्स का भी इस्तेमाल करते हैं। ड्रोन्स को सिर्फ कैमरों ही नहीं, आधुनिकतम हथियारों से लैस किया जा रहा है। ऐसे में भारत की भी चुनौतियां हर मोर्चे पर बढ़ गई हैं। समंदर के मोर्चे पर इस ताज़ा चुनौती को हम देख ही रहे हैं। इस मुद्दे पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ और सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडीज़ की डायरेक्टर उदय भास्कर हैं। उदय सर, बहुत बहुत शुक्रिया आईडीटीवी से बात करने के लिए। आप लगातार हथियारों से जुड़ी नई चुनौतियों का अध्ययन करते रहते हैं। अरब सागर में जो जहाज़ पर रविवार को जो संदिग्ध ड्रोन हमला हुआ, उसे आप कितना गंभीर मानते हैं? इस वक्त जो मर्चेंट शिपिंग के ऊपर जो हमला हो रहा है, ये काफी एक चिंताजनक घटना है, क्योंकि जिस प्रकार से हौती जो गुट है, जो उन्होंने ड्रोन और बाकी रॉकेट का इस्तेमाल करते हुए वहां के मर्चेंट शिपिंग के ऊपर जो हमला कर रहे हैं, उससे पूरे विश्व में मर्चेंट शिपिंग के ऊपर, मर्चेंट शिपिंग को उस सुएज कैनाल और रेड सी के रूट से भारतीय महासागर में प्रवेश करने के लिए काफी चिंता पैदा हो गया है और इसका भारी असर हो रहा है। साथ साथ जो इस वक्त जो भारत के तरफ जो ये जहाज जा रहा था और जिसके ऊपर अभी ये हमला हुआ है, ये भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से एक चुनौती है, क्योंकि किसी भी देश, शक्तिशाली हो या छोटा भी देश हो, उनके लिए व्यापार और समुद्री तट को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। और इस वक्त ये स्पष्ट करना है कि किसने ये हमला किया है, कहां से आया था, क्या किसी देश ने इसको समर्थन दिया है, नहीं, ये सब सवाल अभी मेरे ख्याल से इसकी जांच होगी। पर इस वक्त भारत के लिए वहां पे अपनी जो
विश्वसनीयता है, जो क्रेडिबिलिटी जो कहते हैं, भारत की जो पहचान है इंडियन ओशन में, खास जो ट्रेड रूट्स होते हैं, वहां पे ऐसा कोई नॉन स्टेट एक्टर या कोई भी हमला करना भारत के लिए एक बहुत भारी चुनौती है। और अगर इसको हम तुरंत नहीं निपटेंगे तो हो सकता है कि आगे और भी जहाजों को हिंद महासागर में जो प्रवेश कर रहे हैं, इस प्रकार से वो एक प्रकार से उनकी जो वल्नरेबिलिटी है वो बढ़ सकता है। और ये भारत के इकोनॉमी के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए ये काफी नकारात्मक है। बात भारत को हो रही, चुनौतियों की हो रही। शुक्रिया उदय भास्कर जी हमसे बात करने के लिए। एक और चुनौती की बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पुंछ सेक्टर में आतंकियों ने सेना की 2 गाड़ियों पर घात लगाकर जो हमला किया था, उसमें 4 सैनिक शहीद हुए। इसके बाद से इस इलाके में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान चल रहा है। इस बीच सेना के अभियान पर उस वक्त सवाल उठे जब 4 सैनिकों के शहीद होने के बाद कुछ स्थानीय लोगों को सेना ने पूछताछ के लिए बुलाया। इसमें से 3 स्थानीय लोगों की इस पूछताछ के दौरान या उसके बाद मौत हो गई। इस मुद्दे को सेना ने अब बहुत गंभीरता से लिया है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सेना ने शुरू कर दी है। ब्रिगेड कमांडर समेत 3 अफसरों को अटैच कर दिया गया है। सेना प्रमुख ने इस इलाके के दौरे के बाद आतंकवाद के साथ सख्ती से निपटने की बात तो कही, साथ ही सेना कमांडरों को ये नसीहत भी दी कि वो कार्रवाई बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से करें। हमारे सहयोगी राजीव रंजन की रिपोर्ट देखिए। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे का राजौरी पुंछ दौरा ऐसे समय हुआ जब सेना एक मुठभेड़ में अपने 4 जवानों को खो चुकी थी। बाद की पूछताछ के लिए पकड़े गए 3 लोगों की मौत को लेकर सवाल उठ रहे थे। सेना प्रमुख ने साफ कहा कि सेना पेशेवर ढंग से काम करे, कोई लापरवाही ना हो, ना ढिलाई हो, लेकिन जवाबदेह सेना की तरह काम करे। आर्मी चीफ ने वहां पे कहा है कि आवर कंडक्ट शुड बी प्रोफेशनल, यानी कि हम जो काम करें ये सोच समझ के करें कि हम भारत की सेना है और हमारा जो है ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड बहुत ही आला किस्म का है। सो वी शुड नॉट डू एनीथिंग जिससे कि आम लोगों को कहीं पर भी चोट पहुंचे या क्षति पहुंचे। सेना ने 3 लोगों की संदिग्ध मौत पर अपनी जांच भी शुरू कर दी है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू होते ही इलाके के ब्रिगेड कमांडर को उस जगह से हटा दिया गया है। पुलिस भी अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर अपनी जांच कर रही है। सुरक्षा बलों के लिए यह चुनौती और भी बढ़ जाती है जब आतंकी कश्मीर के बजाय जम्मू इलाके पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। पिछले साल 1.5 साल से कोशिश की जा रही है जम्मू रीजन को डिस्टर्ब करने की, और उसमें खास तौर पर उन्होंने राजौरी पुंछ का इलाका चुना है क्योंकि ये बिल्कुल LOC के पास है। और एक बार आप अंदर आ गए तो आपको छुपने की बहुत सारी जगहें हैं, गुफाएं हैं, जंगल हैं घने, तो उतना ही डिफ़िकल्ट है आर्मी और पुलिस के लिए ऑपरेट करने के लिए। मेरा ये मानना है कि लोकल लड़कों का इस्तेमाल करना चाहिए। लोकल लड़के जो हैं वो पूरे टेरेन को जानते हैं, हर पगडंडी को जानते हैं, गुफाओं को जानते हैं, छुपने की जगह को जानते हैं। 400-500 लड़के को रिक्रूट करके ऐसे स्पेशल पुलिस ऑफिसर पुलिस और आर्मी के साथ लगा देना चाहिए। लगता है बदले हुए हालात में सुरक्षा बलों को राजौरी पुंछ में आतंकियों से निपटने के लिए नई रणनीति अपनाने की जरूरत है। सेना के सामने चुनौती दोहरी है, आतंकवाद से भी लड़ना है और स्थानीय लोगों का भरोसा भी जीतना है। यह तभी संभव हो पाएगा जब वो पेशेवर ढंग से काम करेगी, जैसा सेना प्रमुख ने भी कहा है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, NDTV इंडिया। और जो कुछ हुआ उसके बाद कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस इलाके के दौरे पर जा रहे हैं, सेना के अधिकारियों से मिलेंगे और हालात को समझने की कोशिश करेंगे। आखिरकार जो सिविल्स जो नागरिक थे उन पर उनके साथ इस तरह के टॉर्चर या जाति की कथित खबरें क्यों आई हैं। मेरे साथ इस वक्त इस मुद्दे पर बात करने के लिए पूर्व सेनाधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन साहब हैं, जो जम्मू कश्मीर में सेना की 15वीं कोर को कमांड कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपसे बात करने के लिए। राजौरी पुंछ सेक्टर में आतंकी गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं, क्या वजह है इसकी, क्या लगता है आपको? देखिए, पिछले तकरीबन 32-33 साल से पाकिस्तान ने कोशिशें की हैं कि एक प्रॉक्सी लड़ाई जम्मू कश्मीर के अंदर जारी रखें पूरे वक्त, ताकि भारत के ऊपर प्रेशर पड़े।
जब से आर्टिकल 370 को निकाला गया, धारा 370 को निकाला गया, हमारी इंटीग्रेशन जो है कश्मीर की आवाम के साथ इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ा। इससे जो है दहशतगर्दी कम हुई है। वहां पर फौज का, आर्मी का, सीआरपीएफ का, जम्मू कश्मीर पुलिस का साथ एक साथ जो है वहां पर एक ग्रिड बनाया हुआ है जो लेयर्ड ग्रिड है, अलग अलग जगहों पर ग्रिड है। इन्फिल्ट्रेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और पाकिस्तान जब कोशिश करता है कोई प्लानिंग करने के लिए तो उनको 2 से 3 महीने लगते हैं कोई ऑपरेशन करने के। इसके बनिस्बत वो समझते हैं कि ये पीर पंजाल के दक्षिण का इलाका जो है, पुंछ राजौरी का इलाका, इसके अंदर ज्यादा आसान है इसको करना क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल नजदीक है, ज्यादा दूर नहीं है। और इस एरिया में वो उनके मुताबिक यहाँ पर सपोर्ट, पब्लिक सपोर्ट कुछ हद तक अभी भी जारी है और वो उस कोशिश को, उस सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। यहाँ से, इस इलाके से कुछ ट्रूप्स को निकाला गया है, फौज के कुछ ट्रूप्स को निकाल के लद्दाख भेजा गया था, मगर मैं नहीं समझता हूं कि उसका इतना असर हुआ है क्योंकि ये ट्रूप्स आमतौर पर रियासी उधमपुर के इलाके से निकाले गए थे और ना कि पुंछ राजौरी के इलाके से। मगर आखिर में मैं समझता हूं कि दहशतगर्दी इसलिए और ज्यादा बढ़ी है क्योंकि कुछ हमारे प्रोसीजर जो है आर्मी के वो डेटेड हो गए हैं। मतलब जिस तरह से हरकत करनी चाहिए, जिस तरह से हमको सर्च के ऑपरेशन करने चाहिए, वो उसमें कुछ ना कुछ कमजोरियां आई है। खास तौर पे जब देखते हैं आप कि किसी ऑपरेशन में आपको रीइंफोर्समेंट भेजना पड़ रहा है तो 1 या 2 गाड़ियों के साथ ऐसे रीइंफोर्समेंट नहीं भेजा जाता है और बिना रोड को सिक्योर करे हुए ऐसे नहीं भेजा जाता है। तो हमें अपना प्रोसीजर जो है, तौर तरीके जो आर्मी के हैं, जो टाइम टेस्टेड है, जो 1990 से चले आ रहे हैं, इनके अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा रिव्यू इस इलाके के लिए करना चाहिए। ये वजहें हैं जो जिसकी वजह से लगातार यहाँ पर पुंछ राजौरी के सेक्टर में ये इस तरह से स्ट्राइक, पाकिस्तान के टेररिस्ट जो है वो स्ट्राइक करे जा रहे हैं। और आखिरी चीज इसकी वजह यह है कि बनावट, यहाँ की जमीन की बनावट ऐसी है कि जंगलात बहुत है और टूटी फूटी जमीन है, बहुत चट्टान वाली जमीन है और बहुत जल्दी ही लाइन ऑफ कंट्रोल से जहां तक आप पहुंचते हैं पीर पंजाल की पहाड़ी पर, वहीं से हाइट इसकी काफी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ये आइडियल जगह है जहां पर दहशतगर्दी जो है वो जारी रखी जा सकती है। जनरल साहब, हम सब समझते हैं वहाँ की टोपोग्राफी को कि पाकिस्तान से लगा हुआ इलाका है, LAC का ये, और उसमें छुपना आसान है क्योंकि बहुत घने जंगल है उस इलाके में। लेकिन जो कुछ हुआ भारतीय सेना के साथ, अधिकारियों के साथ, वो सबने देखा। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से ये शक हुआ कि स्थानीय लोग इन्वॉल्व थे इन मिलिटेंट्स के साथ, इन आतंकियों के साथ, उनमें से 3 नागरिकों की मौत हो जाती है सेना की पास जब वो होते हैं। इस पर आपको क्या कहना है? ये घटना को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आर्मी जो है वो जानती है कि क्या तरीके होते हैं, सही तरीके पब्लिक के साथ, पब्लिक को के साथ किस तरह से डील करते हैं, आर्मी अच्छी तरह से जानती है। कभी कभी नीचे के लेवल पे, ऊपर लेवल पे कोई इसको सपोर्ट नहीं करेगा। जिस तरह का जो अगर वाकया हुआ है, जो अभी भी प्रूव करना है, उसके लिए भी एविडेंस चाहिए, जब ये प्रूव करेंगे। मगर इस तरह के वाकये नहीं होने चाहिए, ये सब जानते हैं ऊपर से नीचे तक। जब गर्मी होती है थोड़ी, जब इस तरह की कैजुअलिटीज होती हैं, तो नीचे सब टैक्टिकल लेवल पर, यूनिट और यूनिट के नीचे कंपनी लेवल पर कुछ लोग अब अपने होश कभी कभी खो बैठते हैं और वो ये समझते हैं कि जल्द से जल्द बदला इस तरह का लें टेररिस्ट के खिलाफ। तो उस हालत में इस तरह की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लोगों को उठाते हैं एक्सेट्रा। मैं इसमें इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं किसी तरीके से। आपको रूल ऑफ लॉ के मुताबिक, वहां पुलिस है, पुलिस का सिस्टम है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है। हम आर्मी के लोग जो है, हम वहां पर लड़ने के लिए हैं दहशतगर्दी के साथ, ठीक है, और ना के लोकल पब्लिक के साथ। इंटेलिजेंस हम खुद बना सकते हैं, ला सकते हैं। हम ज्यादातर इंटेलिजेंस हमारे पास अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसीज देती हैं। इसलिए हमको लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेने से झिझकना चाहिए।
किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए और इसके ऊपर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए पूरे वक्त। जनरल हसनैन, बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए। लेकिन जो 3 सिविलियंस की मौत हुई है कस्टडी में आने के बाद, उसके बाद इलाके में तनाव है और शायद इसीलिए सेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू कर एक बहुत बड़े लेवल के अधिकारियों को उसमें अटैच कर दिया है। अब कल जब रक्षा मंत्री वहाँ पहुँचेंगे राजनाथ सिंह, वो किस तरह का कदम उठाते हैं, किस तरह मरहम लगाते हैं उन घावों पर, ये भी देखना होगा। उस पर भी एनडीटीवी की नज़र बनी रहेगी। अपने कथित विकास के लिए इंसान ने जंगलों को भी नहीं छोड़ा। जंगल सिमटते जा रहे हैं तो जानवर जाएं तो जाएं कहां। वो हमारे घरों, गांवों और शहरों का रुख कर रहे हैं और हम इसे ऐसे दिखाते हैं कि वो हमारे घर में घुस आए, जबकि घुसे हम उनके जंगलों में हैं जो उनकी रिहाइश थे। ये बात इसलिए कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में एक गांव में आज बस एक बाघ की ही चर्चा है। वो गांव में घुस आया तो सैकड़ों लोगों की भीड़ ने उसे घेर लिया। बाघ बेचारा एक दीवार पर बैठा इस तमाशबीन भीड़ को तमाशे की तरह देखता रहा। बाद में वन विभाग की टीम उसे बेहोश कर वहां से सुरक्षित निकाल ले गई। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के इस गांव में दिन भर बस बाघ की चर्चा रही। वन विभाग की चुनौती दोहरी थी। लोगों को बाघ के हमले से सुरक्षित रखना था और बाघ को भी बिना किसी नुकसान के काबू में करना था। सोमवार रात ये बाघ अपने रास्ते से भटककर कालीनगर के अटकोना गांव पहुंचा। एक घर की दीवार पर आराम कर रहे बाघ को देख कुत्ते भौंकने लगे। इसके बाद गांव वालों को खतरे की जानकारी मिली। अच्छा ये रहा कि बाघ ने किसी पर हमला नहीं किया। बिना किसी हरकत के ये जानवर दीवार पर सिमटा रहा और लोगों की भीड़ एक कतार में उसे देखने उमड़ी थी। सवाल है कि बाघ गांव में कैसे पहुंचा। यहां रहने वाले वन विभाग की लापरवाही को इसका जिम्मेदार बता रहे हैं। वन विभाग का कोई आया अभी? आए हुए हैं वन विभाग, कुछ कर रहे हैं वो लोग? कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली बातें मिला रहे हैं, लोगों को पढ़ रहे हैं बस। बाघ को पकड़ने गई वन विभाग की टीम कितनी तैयारियों के साथ पहुंची थी, इसकी भी कलई खुल गई। लड़खड़ाती टीम के लोग उसकी पूंछ पकड़ते नजर आए। तो हमने सारे जो उपाय करने होते हैं, जो प्रोटोकॉल फॉलो करने होते हैं एनटीसी की एसओपी के अनुसार, हमने उस बाघ को ट्रैंक्लाइज करके अपने केज में ले लिया है। अब उसको थोड़ा सा उसको निरीक्षण करेंगे, उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे। बाघ के आबादी वाले इलाकों में पहुंचने को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि पिछले 4 महीनों में इनके हमलों में 5 लोगों की मौत हुई है और 2015 में टाइगर रिजर्व बनने के बाद से हमलों के करीब 50 मामले सामने आए हैं। पीलीभीत से विशाल विवेक, एनडीटीवी इंडिया। तो आज खबरों की खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि।